ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। और आज इस वीडियो में अपन फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे अपन जानेंगे कि डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज क्यों कहा जाता है। इसी वीडियो में अपन जानेंगे कि केल्विन साइकिल कैसे परफॉर्म की जाती है और कैसे केल्विन साइकिल में एटीपी और एनएडीपीएच की मदद से शुगर का प्रोडक्शन होता है। और साथ में कुछ साइंटिस्टों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने डार्क रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प की है। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। और अगर अभी तक आपने वो लाइट रिएक्शन वाला चैप्टर नहीं देखा है, लेक्चर नहीं देखा है जो प्रीवियस लेक्चर था, तो उसे देख लीजिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों मिला के कम्प्लीट होती है। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो चलिए अपन अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डेट मीन्स अपन यहाँ पे इस वीडियो में डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डार्क रिएक्शन, तो डार्क रिएक्शन का सिंपली अगर अपन मीनिंग निकालते हैं तो उसको अपन बोलते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर, और इसी को अपन बायो सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। अब बायोसिंथेटिक फेज का मतलब है कुछ सिंथेसिस होना, मतलब बायो का सिंथेसिस होना, डेट मीन्स शुगर का प्रोडक्शन होना। तो इसी को अपन बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। और एनसीईआरटी में इन दोनों को मिसनोमर कहा गया है। ठीक है, जनरल कि ये दोनों सिनोनिम से सेम फंक्शन के लिए यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे आता है कि अगर अपन लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंस होती है डार्क रिएक्शन में, क्योंकि लाइट रिएक्शन के से ही अपन को एटीपी और एनएडीपीएच का प्रोडक्शन होता है। और ये जो एटीपी और एनएडीपीएच है, इन्हीं की मदद से शुगर का प्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। ठीक है, और इस जो शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है एटीपी और एनएडीपीएच को, इसी को अपन डार्क रिएक्शन बोलते हैं सिंपली। ठीक है, अब अपन थोड़ा डार्क रिएक्शन के थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन जो होती है ना, वो होती है नॉट डिपेंड ऑन लाइट, नॉट डिपेंड ऑन लाइट। तो ये लाइन एनसीईआरटी में दी गई है। तो ये जो लाइट डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन डार्क रिएक्शन डिपेंड करती है ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। तो जैसे कि अपन देख सकते हैं एटीपी और एनएडीपीएच की मदद से जो शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए ये लाइट के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन कैसे होता है, एनसीईआरटी में ये भी दे रखा है कि इसको वेरीफाई जो अपन करते हैं वो कैसे करते हैं। अपन फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है वो दोनों जगहों पे करा जाता है। ठीक है, एक बार लाइट में अपन डार्क रिएक्शन के बारे में नोटिस करते हैं और एक बार डार्क में, डेट मीन्स लाइट के एब्सेंस में। तो लाइट की जब टाइम आता है, लाइट होती है जब प्लांट में, तो वहाँ पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन प्लांट में दोनों परफॉर्म हो रही होती है। लेकिन वहीं पे जब अपन डार्क में बात करते हैं तो प्लांट में लाइट रिएक्शन तो एब्सेंट होती है, क्योंकि लाइट नहीं है तो लाइट रिएक्शन नहीं हो रही। और डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो डार्क रिएक्शन होती है फॉर सम टाइम। ठीक है, फॉर सम टाइम, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो जितनी एटीपी और एनएडीपीएस अपने पास प्लांट के पास रहती है, उसकी मदद से डार्क रिएक्शन प्रोसीड होती रहती है। और जैसे ही एटीपी और एनएडीपीएस ख़त्म हो जाती है तो डार्क रिएक्शन भी बंद हो जाती है। तो इसी तरीके से अपन वेरीफाई कर सकते हैं कि लाइट रिएक्शन कब होती है और डार्क रिएक्शन कब हो रही होती है। तो अब अपन जानते हैं कुछ साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने डार्क रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया प्लांट्स में कि किन किन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से होता है। यहाँ पे जब अपन डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में दे रखा है जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मेल्विन केल्विन। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जब रेडियो आइसोटॉप्स की मदद से उन्होंने क्या किया, प्लांट्स में कैसे डार्क रिएक्शन होती हैं उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प की। और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया, C14 रेडियो आइसोटॉप।
तो अपन जैसा कि जानते हैं डार्क रिएक्शन में प्लांट क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है और शुगर का प्रोडक्शन करता है। इसीलिए उन्होंने कार्बन के रेडियो आइसोटॉप का यूज़ किया। अब रेडियो आइसोटॉप्स की मदद से उन्होंने क्या किया, पता लगाया, डिस्कवरी की कि जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है प्लांट्स में, डेट मीन्स फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि ये जो फिक्सेशन प्रोडक्ट होता है इसी की बेस पे प्लांट्स को दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है, वो अपन थोड़ा ही आगे देखेंगे। तो इन्होंने जो पहले पता लगाया, क्योंकि ये सबसे पहले पता लगाने वाले साइंटिस्ट थे, तो डिस्कवरी करने वाले, तो इन्होंने बताया कि जो पहला CO2 प्रोडक्शन होता है वो होता है 3 कार्बन कंपाउंड। 3 कार्बन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड। और ये जो 3 कार्बन कंपाउंड था वो था 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और जिसको अपन इन शॉर्ट में अपन बोलते हैं PGA। तो ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी की थी कि पहला CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट 3 कार्बन का होता है, ठीक है। तो इसी के बाद जब साइंटिस्टों ने और भी आगे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे के एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसके बाद उन्होंने बताया कि जब बहुत सारे प्लांट्स में किया तो उन्होंने एक और CO2 को फिक्सेशन का प्रोडक्ट निकाला, जिसमें क्या था, जो CO2 का पहला प्रोडक्ट था CO2 फिक्सेशन का, वो था 4 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें 4 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड होता है। और वो क्या होता है, जिसको अपन बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे अपन के पास दो प्लांट्स की कैटेगरी आ चुकी है, जिनमें जो पहला CO2 फिक्सेशन होता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और जिनमें सेकेंड, डेट मीन्स 4 कार्बन कंपाउंड होता है पहला CO2 फिक्सेशन का, वो C4 है। तो इनको अपन इनमें इन शॉर्ट में अपन C3 और C4 भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को पाथवे की बेसिस पे अपन को जो प्लांट है वो दो चीज़ों पे डिवाइड हो चुका है, एक C3 और एक C4, ठीक है। ये C3 पाथवे का है और ये C4 पाथवे का है, और इसी की बेसिस पे अपन आगे जानेंगे कि डार्क रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, क्योंकि C3 में तो थोड़ा इजी वे में डार्क रिएक्शन प्रोसीड होती है, लेकिन C4 प्लांट्स में थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन वो जब आप इसे कॉन्सेंट्रेट होकर समझेंगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसी एक्सपेरिमेंट्स के बाद साइंटिस्टों ने पता लगाया कि जो प्राइमरी CO2 जो एक्सेप्टर होता है वो क्या होगा, ठीक है। ये इस पे भी NCERT में इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। अगर अपन जाने, अगर C3 की ही बात करें अपन, तो C3 में 3 कार्बन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसका मतलब क्या है, 2 कार्बन का कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्लस एक CO2, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, 3 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए। तो साइंटिस्टों ने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या होता है, और वो क्या ढूंढ रहे थे, कोई 2 कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन C2 कोई मॉलिक्यूल ढूंढने से पहले ही उन्होंने एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, जो कि प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, जिसको अपन बोलते हैं राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट। तो ये ही अपना प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है प्लांट्स में, और ये जो रूबिस्को होता है ये हर प्लांट में सेम होता है, याद रखना, हर प्लांट में प्रेजेंट होता है। ये C3 प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है और C4 प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो राइब्यूलोस बिसफॉस्फेट होता है दोनों प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। अब अपन इस वीडियो में C3 प्लांट्स के बारे में जानेंगे ढंग से। तो C3 प्लांट्स को और किस नाम से जानते हैं वो भी अपन जान लेंगे। चलिए अब अपन केल्विन साइकिल के बारे में जान लेते हैं। तो केल्विन साइकिल का मतलब क्या है, C3 प्लांट्स में जिस साइकिल की मदद से ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है उसको केल्विन साइकिल बोलते हैं, और इसका नाम, साइकिल का नाम केल्विन इसलिए है क्योंकि जैसे कि अभी मैंने साइंटिस्ट के बारे में बताया था, मेल्विन केल्विन,
तो उन्हीं के नाम पे इस साइकिल का नाम बेस्ड है, क्योंकि इन्होंने ही इस कंप्लीट साइकिल को डिस्कवर किया था। तो ये साइकिल स्टार्ट कैसे होती है, जैसे ही इस साइकिल को आप समझ जाएंगे, आपको जो C3 प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे कंप्लीट होता है वो ढंग से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस साइकिल में कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं और कौन से स्टेप्स आते हैं, उन सभी को अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अब। तो जो सबसे पहले आता है वो आता है अपना CO2 एक्सेप्टर, जिसका नाम है राइबुलोस 1,5 बिस फॉस्फेट। ठीक है, ये जो साइकिल है ये NCERT में एक वेल लेबल्ड डायग्राम की मदद से भी दी गई है। तो यहाँ पे अपन उसी डायग्राम को फिर से ड्रॉ करेंगे और थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये आता है, यहाँ से इसके अंदर CO2 आती है, यहाँ से प्लस H2O भी आता है, और यहाँ पे होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन जब होगा तो यहाँ पे ये तो 5 कार्बन है और ये छठा कार्बन आ गया, तो अपन को 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे किसके, PGA के, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। अपन को फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट दे रखा है, टू फॉस्फोग्लिसरेट के अपन को 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब अपन आगे बढ़ते हैं रिएक्शन में, तो यहाँ पे क्या होता है, ATP प्लस NADPH का कंज्यूम होता है। ठीक है, ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है ये ATP और NADPH का कंजप्शन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ATP के बाद क्या बनेगा, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस NADP प्लस, ये बनता है। और यहीं पे इसी चीज़ को अपन बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था अपना, कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड स्टेप क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन के बाद अपने पास क्या मिलती है, अपन को ट्रियोस शुगर मिलती है, अपन को ट्रियोस फॉस्फेट, और ट्रियोस फॉस्फेट से ही अपन को क्या मिलती है यहाँ पे, शुगर। ठीक है, अब ट्रियोस फॉस्फेट से जब आगे रिएक्शन होती है तो यहाँ पे स्टेज आती है रीजनरेशन। ठीक है, रीजनरेशन में क्या होता है, ये जो ट्रियोस फॉस्फेट से अपन को शुगर मिली है, तो इसके बाद जब चेन रिएक्शन आगे होती है तो अपन को क्या चाहिए, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट चाहिए। इसको वापस रीजनरेट करने के लिए यहाँ पे ATP का फिर से कंजप्शन होता है और ADP बनती है, और ये जो अपना CO2 एक्सेप्टर था प्राइमरी, ये अपना फिर से बन जाता है। तो ये साइकिल अपन को NCERT में दी गई है। तो अपना पहला स्टेप ये था, सेकंड स्टेप ये था, और थर्ड स्टेप ये था। ठीक है, तो ये 3 स्टेप को अपन को यहाँ पर डिस्कस करना है कि कैसे हुई। ठीक है, सबसे पहला स्टेप अपन यहीं पे समझ लेंगे सभी स्टेप्स को, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना होए। तो सबसे पहला स्टेप क्या था अपना, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन किस तरीके से होता है, कार्बोक्सिलेशन कराने के लिए अपन को एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब इस एंजाइम की बात क्या है, खास बात ये है कि ये एंजाइम C3 प्लांट और C4 प्लांट दोनों प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, और इसी एंजाइम की मदद से दोनों प्लांट्स में कार्बोक्सिलेशन होता है। और यहाँ पे कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज इसलिए है क्योंकि RUBP जो होता है एंजाइम, ये कार्बोक्सिलेशन कराने में भी हेल्प करता है और ऑक्सीजनेशन कराने के लिए भी हेल्प करता है। डेट मीन्स ये कार्बन के प्रति भी सेंसिटिव होता है और ऑक्सीजन के थ्रू भी ये सेंसिटिव होता है। इसलिए इसका नाम जो होता है इन शॉर्ट में जो अपन लिखते हैं वो लिखते हैं रूबिस्को। रूबिस्को, CO रिप्रेजेंट करता है कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेशन तो इस स्टेप की मदद से अपना कंप्लीट हो जाता है। वहीं पे जब अपन रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन में क्या होता है, अपना ATP यूज़ होता है और NADPH यूज़ होता है। तो ये ही 2 मेन चीज़ है जो अपना रिडक्शन में यूज़ होता है।
ATP यूज होता है किस चीज़ के लिए? फॉस्फोराइलेशन के लिए, फॉस्फोराइलेशन के लिए। और NADPH यूज होता है रिडक्शन के लिए, रिडक्शन ऑफ CO2। तो NADPH तो CO2 के रिडक्शन के लिए यूज होता है, और ATP मतलब फॉस्फेट जो देता है ये फॉस्फोरस, ये फॉस्फोराइलेशन के लिए देता है। और रिडक्शन के टाइम पे ही अपन को शुगर का प्रोडक्शन होता है। तो अपन ने फर्स्ट स्टेप जान लिया कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप जान लिया अपने रिडक्शन। अब अपना थर्ड स्टेप के बारे में जानेंगे कि रीजनरेशन के टाइम पे क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि यहाँ पे ATP कितनी कंज्यूम हो रही है और कितनी नहीं हो रही। तो यहाँ पर जब अपन ATP और NADPH की बात कर रहे हैं तो ये एक फॉस्फोग्लिसरेट की बात हो रही है। वहीं पे अगर अपन दो की बात करते हैं तो इन NADP और इन ATP को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ATP यूज़ हो रही है और 2 टाइम्स NADPH यूज़ हो रही है हर एक ग्लिसरेट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है। शुगर की अगर अपन बात करते हैं तो शुगर बनती है, डैट मीन्स ग्लूकोज जो होती है, ग्लूकोज बनती है हर 6 टन के बाद, हर 6 टन के बाद अपन को ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि हर 6 बार में क्या होगा, 6 टाइम्स CO2 अंदर जाएगी साइकिल के, और हर 6 टन के बाद अपन को ग्लूकोज का सिंथेसिस मिलता है। अब बात आती है रीजनरेशन की। तो रेबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट को वापस रीजनरेट करने के लिए, जिसके कारण साइकिल कंटिन्यू रहे, उसके लिए वापस ATP का कंजप्शन होता है और NADPH यूज होती है। तो पर साइकिल की बात करते हैं तो पर साइकिल में आपने यहाँ पे पर साइकिल की बात करते हैं, पर साइकिल तो 3 तो ATP यूज होती है और 2 NADPH, TPH, ठीक है। अब यहाँ पे नेट कैलकुलेशन की बात करते हैं, और नेट कैलकुलेशन जैसी ही अपनी होगी आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है, C3 प्लांट्स में और C4 प्लांट्स दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, इन और ये है आउट, 6 CO2 जाती है, ठीक है, 6 CO2 जाती है, 18 ATP जाती है और 12 NADPH। और अपन को मिलता क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज मिलती है, 18 ADP मिलता है और 12 NADPH, 12 NADP प्लस का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो अपन को डायग्राम है, ये वाला, ये जो अपन को चार्ट दे रखा है, ये NCERT में गिवन है। तो मैं होप करता हूँ ये जो केल्विन साइकिल है आपको इजीली समझ में आई होगी। यहाँ पे जो रिडक्शन प्रोसेस होता है, यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है जो आपको हायर क्लासेस में समझाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उन सभी रिएक्शन का कोई ज़्यादा रोल नहीं है और आपसे एग्ज़ाम्स में भी पूछी नहीं जाएगी। आपसे जो भी पूछा जाएगा वो मैंने इस चार्ट के अंदर दिखा दिया है, इसके बाहर से एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं होप करता हूँ कि ये केल्विन साइकिल आपको समझ में आ गई होगी। केल्विन साइकिल की भी खास बात ये है कि याद रखना कि केल्विन साइकिल दोनों C3 और C4 प्लांट्स में होती है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में अपन C4 प्लांट्स के बारे में जानेंगे। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा, अभी कुछ दिनों में ही आ जाएगा, और अगर आप बहुत दिन बाद देख रहे हैं तो वो अभी तक आ चुका होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, बाय।